गाइस वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम उन सारी कमिटीज़ को कवर करने वाले हैं जो पिछले एक साल से न्यूज़ में रही है। जस्ट लाइक आर्टिकल्स इन न्यूज़, दिस इनिशिएटिव इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आर उड़ान प्लस पॉलिटी सीरीज़। 5 अप्रैल 2021 से हमारा प्रारंभ बैच चालू होने वाला है, जिसके अंदर आपको यूपीएससी में 3 लेवल पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी। सबसे पहला लेवल होगा बेसिक लेवल, जहां पर आपको एनसीईआरटी के लेक्चर्स मिलेंगे, साथ ही साथ एनसीईआरटी की आंसर राइटिंग करवाई जाएगी और उसके साथ एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी एमसीक्यू वाली। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक कोर लेवल पे ट्रेनिंग करवाई जाएगी। कोर लेवल में आपको यहाँ पर मिलेंगे 500 प्लस आवर्स ऑफ प्रीलिम्स के लेक्चर। इसके साथ ही साथ उसके कुछ टेस्ट एंड सीसेट की क्लासेस हर संडे को अवेलेबल रहेगी आपके लिए। और उसके अंत में हम करवाएंगे आपके लिए एडवांस लेवल की प्रैक्टिस। एडवांस लेवल में आपको 500 प्लस आवर्स के मिलेंगे मेंस लेक्चर और उसके फुल लेंथ टेस्ट और साथ ही साथ अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम आवर साइड। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ मेंस और प्रीलिम्स के लिए अवेलेबल नहीं है, इसमें आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, आपके डेफ को अच्छे से एनालाइज करवाया जाएगा और ये सारे कोर्सेज हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हैं। और इसमें जो सबसे पहली कमेटी आती है उसका नाम है रणबीर सिंह कमेटी। ठीक है, अब देखिए रणबीर सिंह कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कॉन्स्टिट्यूट किया है। फाइन, रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि नेशनल लेवल पे हमें क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म्स लाने हैं, इसलिए इस कमेटी को क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म कमेटी भी कहा गया है। अब अगली इंपॉर्टेंट बात, क्रिमिनल लॉ मतलब क्या? क्रिमिनल लॉ मतलब आईपीसी एंड सीआरपीसी। अब देखिए ये जो आईपीसी और सीआरपीसी है दोनों कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। दैट्स वाई वी नीड टू चेंज दैम। और मैं आपको एक और फैक्ट बताना चाहूँगा, हमारा जो आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, पूरे साउथ एशिया में चलता है। मतलब जो ब्रिटिश इंडिया के द्वारा बनाया गया था, साउथ एशिया में सारी कंट्रीज, इवन पाकिस्तान, ओके, लाइक फॉर एग्जांपल नेपाल, सब ने इसी क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया है अपने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इस कमेटी को चेयर कौन करने वाला है? रणबीर सिंह साहब। और याद रखिएगा ही इज़ वाइस चांसलर ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब देखिए हमारे रणबीर सिंह साहब हमारे क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म को यूनिफॉर्म वे में लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट से कंसल्ट नहीं करेंगे, साथ ही साथ ऑनलाइन ओपिनियंस को भी गदर करने वाले हैं। और अल्टीमेटली एंड में ये रहेगा कि पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म लॉ हो और वो रिफॉर्म्ड वर्जन हो। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या इस कमेटी की रिपोर्ट आती है। सो आफ्टर दैट द न्यू कमेटी विच कम्स इज जस्टिस अमिताभ राव कमेटी। अब देखिए जस्टिस अमिताभ राव कमेटी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है और इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है इंडिया में यूनिफॉर्म प्रिजन रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करवाना। अब याद रखिएगा आप लोग, जो प्रिजन होता है वो स्टेट सब्जेक्ट है, नॉट अ यूनियन सब्जेक्ट। बट यहाँ पर होम मिनिस्ट्री के पास पावर है कि वो लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन प्रॉपर रेगुलर गाइडेंस एंड एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हो गया होम मिनिस्ट्री का और स्टेट का। इतनी चीज़ समझ में आ गई? चलो, वेल एंड गुड। अब देखिए इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट केस हुआ था जिसके बाद से ही प्रिजन रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा बात चालू हुई इंडिया में, एंड दैट केस वॉज रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस 1996। इस केस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया जो प्रिजन रिफॉर्म्स है दे नीड अ इमीडिएट अटेंशन। क्यों दे नीड अ इमीडिएट अटेंशन? बिकॉज प्रिजन में क्या नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से जो भी प्रिजनर्स के डिग्निटी राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो प्रिजन में वायलेट हो रहे हैं। साथ ही साथ इट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर, जहाँ पर यूएन ने अपनी तरफ से ये बताया है कि कोई भी प्रिजनर है उसके पास एक मिनिमम फ्लोर स्पेस होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, हीटिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम्स होने चाहिए। अब ये इन सब के अगेंस्ट जाता है। दैट्स वाई वी नीड टू रिफॉर्म इट। अब इसलिए गवर्नमेंट ने भी सोचा भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार ऑल इंडिया कमेटी ऑन जेल रिफॉर्म्स बनाई, एंड दैट वाज हेडेड बाय जस्टिस एएन मुल्ला। अब यहाँ पर जो हमारे जस्टिस साहब हैं उन्होंने ये बोला कि अगर आप रियलिटी में, एक्चुअल में, जेन्युइननेस में जेल को रिफॉर्म्स करना चाहते हैं तो उस वक्त आपको ऑल इंडिया प्रिजन सर्विसेज बनानी चाहिए, सेम आईएएस लेवल वाली। बट आज तक इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हुआ है।
इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1987 में एक और कमेटी बनाई थी जिसका मेजर पर्पस ये बताना था कि भाई वुमेन प्रिजनर्स की क्या सिचुएशन है हमारे जेल्स में। ठीक है, वो रिपोर्ट भी काफ़ी शर्मजनक थी और उस कमेटी को हेड किया था जस्टिस कृष्णा अय्यर। ठीक है, अब याद रखिएगा सेंट्रल लेवल पे प्रिजन को मेंटेन करने के लिए एक एक्ट है, दैट एक्ट इज ऑफ ब्रिटिश पीरियड, ओके, दैट इज़ प्रिजन एक्ट 1894। अब यहाँ पर इसका मेन पर्पस ये है कि इंडिया में प्रिजन्स की वर्किंग में यूनिफॉर्मिटी को इनैक्ट किया है इस एक्ट ने। दूसरी चीज़, इस एक्ट ने डिफरेंट प्रिजनर को अपने हिसाब से क्लासीफाई किया है। और अंत में 1957 में ऑल इंडिया जेल मैनुअल कमेटी भी लाई गई थी जो कि एक तरीके का मॉडल प्रिजन मैनुअल है। ठीक है, पूरे इंडिया में लागू होता है। सो ये हो गई हमारे सामने जेल रिफॉर्म्स की कुछ बातें। अब इसके बाद अगली कमेटी आती है दैट इज़ कॉल्ड एज NR माधवन मेनन कमेटी। अब देखिए रिसेंट में हुआ क्या था, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 8 से 10 सालों के बाद से देखा जा रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एडवर्टीजमेंट होते हैं और गवर्नमेंट के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो लगभग सेम लगते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई स्टेट है X, ठीक है, अब वहाँ पर A पार्टी का एडवर्टीजमेंट चल रहा है। अब वही पार्टी क्या करती थी, जब गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट करती थी तो उसको इस तरीके से दिखाती थी कि भैया वो पार्टी का एडवर्टीजमेंट है। मतलब ऐसा लग ही नहीं था कि गवर्नमेंट ने काम किया, ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने काम किया है। तो भाई सिंपल सी बात है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, लोग चले गए कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई बात तो आप लोग सही कर रहे हो, लग तो ऐसा कुछ रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई दैट इज़ NR माधवन मेनन कमेटी। और इस कमेटी को ये काम दिया गया है कि आप कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के एडवर्टीजमेंट में और गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट में डिस्टिंक्शन कर पाएँ कि भैया गवर्नमेंट का एडवर्टीजमेंट किस तरीके का होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट के एडवर्टीजमेंट में टैक्स पेयर का पैसा लगता है, इस पर भैया किसी को भी अपने आप को प्रमोट करने का मौका नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी रिकमेंडेशन क्या आती है। तो याद रखिएगा NR माधवन मेनन कमेटी। उसके बाद अगली कमेटी आती है बिमल जुल्का कमेटी। अब देखिए बिमल जुल्का कमेटी का मेन काम क्या है, वो क्या करेगा, जो फिल्म मीडिया यूनिट्स हैं, देखिए आप सभी जानते हैं बहुत सारे फिल्म मीडिया यूनिट्स होते हैं, उन सबको उसका काम है रैशनलाइज करना, मतलब जोड़ जाड़ के 3 से 4 कमेटी तक बनाना। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और साथ ही साथ जो भी ऑटोनॉमस बोर्ड्स हैं रिगार्डिंग फिल्म वो कैसे काम कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ से भी करप्शन की बड़ी न्यूज़ आ रही है, तो उस चीज़ के ऊपर भी ये अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बिमल जुल्का कमेटी। बिमल जुल्का कमेटी के बाद अगली कमेटी हमारे सामने आती है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। देखिए हमारे यहाँ पर कभी भी आपदा आ जाती है तो उस टाइम पे रिलीफ मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प लगती है, भले वो स्टेट वेस्ट बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो इफ़ेक्टिवली रिलीफ मेजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन द वेक ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी दैट इज़ द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। और इस कमेटी को कौन चेयर करने वाले हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, NCMC को हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट कमेटी हमारे सामने आती है जस्टिस जैन कमेटी। अब देखिए जस्टिस जैन कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कॉन्स्टिट्यूट किया है। उससे पहले इस केस का बैकग्राउंड समझिएगा। देखिए आप सभी जानते हैं 1990s के दौर पे एक बड़े फेमस स्पेस साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था नंबी नारायण। इनके बारे में आपने काफ़ी कंट्रोवर्सी सुनी होंगी, लेकिन कुछ रोग ऑफिशियल्स की मिस्टेक की वजह से क्या हुआ था, इनके खिलाफ बहुत सारे एलिगेशन लगे, अल्टीमेटली उनकी लाइफ और पूरी जो रेपुटेशन थी ख़त्म हो गई। ठीक है, और इस केस को कहा जाता है इसरो फ्रेम अप केस ऑफ 1994। अब सुप्रीम कोर्ट ने इन ऑफिशियल्स के खिलाफ कि भैया ये लोग कितना लिप्त थे इसमें, कितना लिप्त नहीं थे, उसके लिए एक कमेटी फॉर्म की है और यही कमेटी इनके ऊपर रिकमेंडेशन देगी एंड दैट कमेटी इज़ जस्टिस जैन कमेटी। फाइन, चलो वेल एंड गुड। अब अगला कमेटी हमारे सामने आता है RP तिवारी कमेटी। अब देखिए RP तिवारी कमेटी को UGC ने बनाया है, दैट इज़ यूनाइटेड ग्रांट्स कमीशन। और इसका मेन पर्पस क्या होगा कि भाई जितने भी UG के कोर्सेज़ हैं, अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज़ हैं, वहाँ पर एडमिशन के लिए, मेनली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हो। ठीक है, ये काम है RP तिवारी कमेटी का। अब वो बताएगा किस तरीके का एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि UGC को ऐसा हाल ही में क्या हो गया कि वो इस तरह का स्टेप ले रहा है। इसका रीज़न है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है,
न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हर किसी को अपने यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट कम से कम करने हैं। तो इसी के चलते हुए यूजीसी ने आरपी तिवारी कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। इसी के बेसिस पे आप सभी जानते हैं रिसेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भी कॉन्स्टिट्यूट किया है, जिसका मेजर पर्पस तो आप सभी जानते होंगे कि भैया ये साल में क्या करेगा, 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। इसका जो स्कोर आएगा वो 3 बार तक के लिए वैलिड होगा। इसको हेड कौन करने वाले हैं भाई, वेरी गुड, सेक्रेटरी ऑफ अ रैंक। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर IBPS, रेलवे एंड SSC के एग्ज़ाम को रिसेंट में कवर किया जाएगा, बट बाद में इसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। इसको 12 लैंग्वेजेस में लिया जाएगा, अभी 12 को बढ़ा के धीरे धीरे 22-23 भी किया जाएगा। ओके, तो इस तरह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है विच हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरपी तिवारी कमेटी। 22 मार्च से हमारी लास्ट माइल लीप टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, जिसके अंदर आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें इंक्लूड रहेंगे आपके 30 सेक्शनल टेस्ट, 5 मॉक टेस्ट, 5 CSET के टेस्ट, इसके साथ ही साथ बजट के टेस्ट, इकोनॉमिक सर्वे टेस्ट, इंडिया ईयर बुक टेस्ट एंड गवर्नमेंट स्कीम टेस्ट। और अंत में अगर आपने NCERT को रिवाइज नहीं किया है तो हमने आपके लिए यहाँ पर 6 से 12 तक सारे के सारे NCERT टेस्ट को भी इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन के लिए हमारी मिलेंगी उड़ान बुकलेट्स, और करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए मिलेंगी उड़ान प्लस बुकलेट्स, और ये सारे कोर्सेज हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध हैं। आरपी तिवारी कमेटी के बाद अगली कमेटी हमारे सामने आती है, दैट इज़ राम गोपाल राव कमेटी। देखिए, राम गोपाल राव कमेटी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाया है, और इसका मेन पर्पस ये है कि जो IITs हैं, ठीक है, IITs में आपको रिगार्डिंग फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड रिगार्डिंग स्टूडेंट एडमिशन रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए, रिजर्वेशन का मेंशन रिगार्डिंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इज गिवन इन द एक्ट। ओके, दैट एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, इस एक्ट में रिगार्डिंग द रिजर्वेशन लिखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर एक सेक्शन है, दैट इज़ सेक्शन 4। सेक्शन 4 में ये लिखा है कि जो भी इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस होंगे या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होंगे या फिर इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एंड स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस होंगे, उनको इस रिजर्वेशन से एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। उसी के अंडर राम गोपाल साहब ने ये बोला है कि भैया आप ठीक है रिजर्वेशन दो IITs में, नो इशू, बट 23 IITs को एग्जेम्प्ट कर दो। ठीक है, जस्ट बिकॉज दे आर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे राम गोपाल साहब की रिकमेंडेशन है अपनी तरफ से। वैसे याद रखिएगा, जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट पे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, राम गोपाल इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन एंड IITs। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा। आरपी तिवारी इज रिलेटेड टू UG एडमिशंस। ठीक है, चलो, वेल एंड गुड। इसके बाद अगली कमेटी हमारे सामने आती है, इट इज़ नॉट एक्चुअली अ कमेटी, इट इज़ अ ग्रुप विच इज़ कॉल्ड एज एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अब देखिए, इसको हेड कौन करने वाले हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी, और इसके मेंबर होंगे नीति आयोग के CEO। अब मेन फंडा आता है कि भैया इसका काम क्या है। इसका काम ये है पूरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इन्वेस्टमेंट ना आने की, कि भैया किसी भी मिनिस्ट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में सिनर्जी नहीं होती है। तो ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी बिटवीन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, सिनर्जी, मतलब एकता लाने की कोशिश करेगी, जिससे हमारे यहाँ पर इन्वेस्टर्स को बड़ा फ़ायदा होगा और इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ना चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का। उसके बाद अगली कमेटी आती है, दैट इज़ रंजना प्रकाश देसाई कमेटी। याद रखिएगा, इट इज़ अ डीलिमिटेशन कमीशन। अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2001 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिलिमिट करने की बात की थी। देखिए, आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी और स्टेट को डिलिमिट करने में डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये उत्तर प्रदेश है और ये तमिलनाडु है, मैंने यहाँ पर इनको 50 सीट दे दी, इनको मैंने यहाँ पर 20 सीट दे दी, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनकी सीट्स कम कर दो। ठीक है, आप 50 यूपी के पास रहने दो, 20 तमिलनाडु के पास रहने दो, लेकिन भैया पॉपुलेशन जो चेंज हुई है वो तमिलनाडु के अंदर कुछ यहाँ बढ़ गई होगी, यहाँ पर कम हो गई होगी, यहाँ पर बढ़ गई होगी। उसी प्रकार से यूपी में इस तरह से हुआ होगा कि वेस्टर्न यूपी में पॉपुलेशन बढ़ गई होगी, ईस्टर्न यूपी में पॉपुलेशन कम हो गई होगी। तो भाई मुझे यहाँ अंदर एडजस्टमेंट करनी है, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी एडजस्टमेंट कहा जाएगा। ठीक है, दो कॉन्स्टिट्यूशन ने 1971 के सेंसस पे स्टेट की जो कॉम्पोजिशन है वो आप कह सकते हैं फ्रीज कर दी है कि भैया
सिर्फ और सिर्फ 1971 के बेसिस पे ही सीट चेंज होंगी, लेकिन जब से सबकी सीट सेम है, लाइक फॉर एग्जांपल यूपी को अगर 50 दी है तो 50 ही है, तमिलनाडु को 20 दी है तो 20 ही है, लेकिन इनके अंदर तो चेंज कर सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इससे तो स्टेट की सीट नहीं जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए अटल जी ने बोला कि भैया मुझे अंदर इंटरनली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट्स बदलनी है। क्यों? बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा वेरी कर चुकी है यार। 1970 और 2001 मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देख चुके हैं यार हम। अब ऐसा मत करो, अंदर सीट बदलने दो। तो उस टाइम पे पहली बार डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी, नॉट फर्स्ट टाइम एक्चुअली, उस डिकेड की, आप कह सकते हैं सेंचुरी की पहली डिलिमिटेशन कमीशन बनाई गई थी। लेकिन उस टाइम पे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर और नागालैंड में डिलिमिटेशन नहीं हो पाई थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। क्यों? बिकॉज वहाँ पर बहुत सारा वायलेंस चल रहा था, और बाकी इंडिया की डिलिमिटेशन हो चुकी थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। आई थिंक आप दोनों में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, उसी के साथ साथ रिसेंट में हमने जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट था उसको यूटी बनाया, तो वहाँ पर भी सीट्स बदलने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अभी अभी रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में ये डिलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया है, ठीक है। अब याद रखिएगा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड के लिए 2001 का सेंसस यूज़ किया जाएगा, JNK के लिए 2011 का सेंसस यूज़ किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए इस कमीशन में कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इसके साथ ही साथ जिस यूटी और स्टेट में आप चेंजेस करने वाले हैं वहाँ के भी इलेक्शन कमिश्नर इसमें पार्ट लेंगे। तो ये हो गई हमारी रंजना प्रकाश देसाई कमीशन। उसके बाद अगली कमीशन हमारे सबके सामने आती है, दैट इज़ ECI कमिटी ऑन एक्सपेंडिचर लिमिट। देखिए रिसेंट में हुआ क्या था कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसने क्या किया था कि कोरोना के चलते हुए भाई अब सभी को क्या करना था, ऑनलाइन कैंपेनिंग करनी थी। सिंपल सी बात है भाई, उसमें खर्चा बढ़ेगा, इसलिए उसने क्या किया था, 10% का एक्सपेंडिचर लिमिट, ठीक है, कैंडिडेट के लिए बढ़ा दिया था। किस? बिहार इलेक्शन में। फाइन। अब उसी के बाद से फिर से डिबेट होना चालू हो गया कि भाई क्या एक्सपेंडिचर लिमिट होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्यों नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ इलेक्शन कैंडिडेट्स को क्यों होनी चाहिए, और अल्टीमेटली इतनी कम लिमिट से कौन से इलेक्शन लड़े जाते हैं, तो सब कोई जानता है, तो करप्शन हो रहा है, ब्ला ब्ला, दुनिया भर की चीज़ें चालू हो गई। तो ECI ने बोला ठीक है भाई टेंशन मत लो, हम क्या करते हैं, एक एक्सपेंडिचर लिमिट कमेटी बना देते हैं। तो बस अब देखते हैं उसकी रिकमेंडेशन क्या आने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारे सामने आता है, दैट इज़ सूर्य प्रकाश कमेटी। अब देखिए आप सभी जानते हैं 2 चैनल है हमारे सामने, एक है लोकसभा टीवी और दूसरा है राज्यसभा टीवी, ओके। तो अब एक कमेटी बनाई गई थी सूर्य प्रकाश कमेटी, जिसका मेन पर्पस ये था, ये बताना कि भाई क्या LSTV और RSTV को मर्ज कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस कमेटी को किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, सिंपल सी बात है भैया, चेयरमैन एंड स्पीकर साहब, और ये रिकमेंडेशन भी किनको देगा, इन्हीं दोनों को देगा, और उसके बाद यही दोनों डिसीजन लेंगे LSTV और RSTV का मर्जर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं LSTV की बात करूँ, दैट वाज लॉन्च्ड इन 2006 एंड RSTV वाज लॉन्च्ड इन 2011। अब नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाई यू नीड टू मर्ज इट यार, व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ वेरी वेरी सिंपल, दैट भाई हमारा जो पार्लियामेंट है मैक्स टू मैक्स 100 डेज, 1 साल में काम करता है। उसके बाद ये दोनों चैनल ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली भैया इन दोनों को मर्ज कर दो, ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना खर्चा नहीं होगा पार्लियामेंट का, ठीक है। तो ये बात कही गई थी, ओके। चलो, वेल एंड गुड गाइज। UPSC एंड स्टेट PSC मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आइज नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हमारे सारे YouTube लेक्चर्स की PDF मिलेगी, और साथ ही साथ इस लेक्चर की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगी।